नमस्कार प्रिय साथियों, हम लोग जो है भूगोल की क्लास स्टार्ट करना है। काफ़ी दिन से आपकी डिमांड है कि भूगोल क्लास सर स्टार्ट करिए, तो मैंने सोचा कि भूगोल क्लास आपके लिए स्टार्ट की जाए। तो आइए हम लोग जो है आज इंडियन भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन भूगोल को समझते हैं कंसेप्चुअल बेस पे और एक देखते हैं इसका भारत एक परिचय। तो इसमें सबसे पहले क्या हमें समझना है, भारत एक परिचय। भारत एक परिचय। भारत एक परिचय में सबसे पहले हम समझेंगे भारत की स्थिति क्या है, भारत की क्या स्थिति है, उसकी अवस्थिति क्या है भारत की, वो उसको समझेंगे। तो हम भारत की अवस्थिति समझने से पहले हमें ग्लोब को समझना होगा। किसको समझना होगा? ग्लोब को समझना होगा। तो आप देखिए एक तरीके से यहाँ पे हम ग्लोब बना रहे हैं और ये मेरा ग्लोब है, मेरी पृथ्वी है, ठीक। उसमें अगर देखेंगे तो ग्लोब पर देखेंगे सबसे है ना मिड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे मेरी कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। क्या है रेखा? मेरी विषुवत रेखा है, और जिसको जीरो अक्षांश कहा गया है। किसको क्या कहा गया? जीरो अक्षांश या शून्य अक्षांश कहा गया। क्या कहा गया? शून्य अक्षांश, ठीक। या इसे एक नाम से और हम जानते हैं, इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। आपको याद रखना है, इक्वेटर लाइन, ठीक। विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन, या इसे हम एक नाम से और भी जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, ठीक। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या शून्य रेखा, है ना, इसे हम कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच से ही गुजर रही है, इसलिए हम इसको भूमध्य रेखा। देखिए जितनी भी रेखाएं हम जो बताएंगे यहाँ पे वो सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं हैं। एक हमने वैज्ञानिकों ने कल्पना कर ली है क्योंकि एज ए सैटेलाइट के माध्यम से हम इसको है ना मेजर करते हैं पृथ्वी के एरिया वगैरह को। तो यहाँ पे आपको समझना है कि पृथ्वी के जो बीच में रेखा है वो कौन सी रेखा है? शून्य रेखा है, विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है। तो ये बीचों बीच से गुजर रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखें अगर तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरी काल्पनिक रेखा है, कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। 23.5 डिग्री नॉर्थ देखेंगे, है ना, नदर्न स्फीयर में। किस में देखें? नदर्न स्फीयर, इसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक। और इधर कैसे क्या कहते हैं? सदर्न स्फीयर। क्या कहते हैं? सदर्न स्फीयर, ठीक। सदर्न स्फीयर, नदर्न स्फीयर, ठीक है ना। तो ये मेरा ये जो रेखा हमने खींची है, ये मेरी कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है, ठीक। और यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे देखें तो ये मेरी कौन सी रेखा हो जाएगी? यहाँ पे मेरी कौन सी रेखा हो जाएगी? ये मेरी रेखा हो जाएगी मकर रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी? मकर रेखा। तो 23.5 साउथ, क्योंकि इसे क्या कहते हैं? सदर्न स्फीयर, ठीक है ना। तो ये मेरी कौन सी रेखा हो गई? मकर रेखा हो गई। क्या है इसका नाम है? मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक। क्लियर? तो मकर रेखा ये मेरी हो गई। ये मेरी कौन सी रेखा हो गई? कर्क रेखा हो गई। ये मेरी मकर रेखा, ये मेरी बीच वाली विषुवत रेखा। अब ध्यान से देखिए, ये मेरे क्या है? अक्षांश होते हैं। इस तरीके से क्या होते हैं? इसके पैरेलल में देंगे तो सारे के सारे क्या होते हैं? अक्षांश। इस तरीके से पृथ्वी ग्लोब पे अगर देखेंगे तो बहुत सारे आपको अक्षांश दिखाई देंगे। समझ मारा? इसके बाद अगर यहाँ से देखें हम तो ये मेरे क्या है? देशांतर रेखा है। ये मेरे क्या है? देशांतर है। ये मेरे क्या है? देशांतर है। इन चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। ये मेरे क्या है? देशांतर है। ये मेरे देशांतर हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो अक्षांश को अगर देखेंगे तो ये 90 डिग्री यहाँ पे होगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, ठीक। अगर यहाँ पे अक्षांश देखेंगे, अगर देशांतर देखेंगे, ध्यान समझिए, ये मेरे क्या हो गए? अक्षांश हो गए। ये मेरे क्या हो गए? अक्षांश हो गए। ये मैं जो लाइन खींच रहा हूँ ये मेरे क्या है? अक्षांश है। इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से मेरे क्या होंगे? अक्षांश होंगे। और इस तरीके से मेरे क्या होंगे? ये देशांतर होंगे। तो देशांतर अगर देखेंगे तो यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पर भी 0 होगा देशांतर, ठीक। और जैसे जैसे हम यहाँ पे काउंट करेंगे देशांतरों को तो 0 से किधर जाएंगे हम? 180 की तरफ। किधर जाएंगे? 180 की तरफ। और यहाँ से 0 से जाएंगे तो किधर हो जाएगा? 180, है ना। यहाँ पे ये मेरे क्या है? देशांतर। 0 से 0 से कितना? 180। और 0 से इधर कितना? 180। 0 से इधर कितना? 180। टोटल कितने मेरे देशांतर हो जाएंगे? 360। भाई 180
प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360 देशांतर हो जाएंगे। ये मेरे क्या निकल आए, देशांतर निकल आए। क्या निकल आए, देशांतर, 360 देशांतर। ठीक है ना, पूरा अगर देखेंगे आप, पूरा अगर देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 360 देशांतर हो जाएंगे। और यहाँ पे मेरे अक्षांश कितने हैं, 90 और प्लस 90। तो यहाँ पे देखो अक्षांश देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, देशांतर और अक्षांश समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं, सबसे पहले देशांतर और अक्षांश समझ रहे हैं। तो 90 प्लस 90 कितने हो जाएंगे, 180 अक्षांश। टोटल कितने हो जाएंगे, 180 अक्षांश मेरे हो जाएंगे। ठीक है ना, 90 प्लस 90। ठीक, जीरो से इधर कितने, 90, और जीरो से इधर कितने, 90, और जीरो से इधर कितने, 90। क्योंकि अगर देशांतर देखेंगे तो जीरो यहाँ पे होगा, जीरो अक्षांश होगा मेरा। अगर हम देशांतर देखेंगे तो देशांतर के मिड में कौन सा है, ये मेरी लाइन है, ये मेरी जो जीरो देशांतर डिनोट कर रही है। इसे हम एक भाषा में जीएमटी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीएमटी कहते हैं। इसे एक भाषा में क्या कहते हैं, जीएमटी कहते हैं। जीएमटी लाइन मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। एक शहर है, कहाँ, लंदन में। लंदन में एक जगह है, ठीक है ना, ब्रिटेन में, लंदन उसकी ब्रिटेन की राजधानी है। उसी लंदन में एक जगह है ग्रीनविच। ठीक है ना, तो लंदन किस नदी किनारे बसा हुआ, टेम्स नदी किनारे बसा हुआ। मैं उसी लंदन की बात कर रहा हूँ, ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ। वो ब्रिटेन में ही क्या है मेरा, लंदन है। तो लंदन उसकी राजधानी है। लंदन में भी एक जगह है, कौन सा, ग्रीनविच। तो ग्रीनविच शहर से गुजर रही कौन सी, ये जीएमटी लाइन कहाँ से गुजर रही, ग्रीनविच शहर से गुजर रही। जो ग्रीनविच जगह से गुजर रही कहाँ है, वो लंदन के अंदर है। तो ये जीएमटी लाइन है मेरी। जीएमटी लाइन कितने पे है, जीरो पे है। कितनी है, जीरो देशांतर पे है। जीएमटी लाइन मेरी कितने में है, जीरो देशांतर। तो जीरो देशांतर यहाँ पर भी है। ठीक है ना, क्लियर। और जीरो देशांतर यहाँ पर भी है। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। और ये जो जीरो अगर इधर हम काउंट करेंगे तो 180 देशांतर हो जाएंगे। ये काउंट करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये मेरे कितने हो जाएंगे, 180। कितने हो जाएंगे, 180। और इधर कितने हो जाएंगे, 180। तो मैंने ये देखो लिखा 180 प्लस 180 बराबर कितने, 360 देशांतर। कितने देशांतर लिखा, 360 देशांतर। और यहाँ पे हमने अक्षांश को देखा तो 90 इधर अक्षांश और 90 इधर, तो 90 90 180। बट एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे टोटल अगर पूछे जाए व्रत कितने बनेंगे, यहाँ पे टोटल व्रत कितने बनेंगे, तो व्रत इस तरीके से नहीं बनेंगे। व्रत यहाँ पे व्रत इस तरीके से बनेंगे, अक्षांशों से बनेंगे। किससे बनेंगे, अक्षांशों से व्रत बनेंगे। नहीं समझे, व्रत किससे बनेंगे, अक्षांशों से व्रत बनेंगे। कैसे बनेंगे, अक्षांशों से व्रत बनेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है ना, और इस तरीके से भी बनेंगे। ठीक है ना, तो अक्षांशों से क्या बनेंगे, मेरे व्रत बनेंगे। तो टोटल व्रतों की अगर संख्या देखी जाए, क्योंकि ये 90 है ना अक्षांश जो मेरा, बिल्कुल ओवरलैपिंग कर रहा है, बहुत छोटा सा माइनर सा है, ये भी ओवरलैपिंग कर रहा है। तो यहाँ से कितना इसमें से घटा देंगे, 2 घटा देंगे। कितने घटा देंगे, 2 घटा दिए जाएंगे। क्योंकि अभी मुझे प्लस क्या करना है, क्योंकि जीरो वाली भी काउंट करना है। कौन सी करना है, जीरो वाली काउंट करना है। अभी मुझे जीरो वाली काउंट करना बाकी है, ये वाली, क्योंकि 90 इधर के हमने ऐड कर लिए, 90 इधर के, लेकिन इसको तो छोड़ दिया था ना हमने देशा अक्षांश में। तो प्लस इसको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 181। टोटल अक्षांश कितने हो जाएंगे, टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, 181। बट व्रतों की संख्या अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से मैं 2 घटा देंगे। कौन से घटाएंगे, क्योंकि ये वाला ओवरलैपिंग होगा, बहुत माइनर होगा पॉइंट, लाइन नहीं है, अक्षांश नहीं यहाँ पे कोई है, कोई अक्षांश नहीं है, बट उसको मान लिया गया है कि ये अक्षांश है, अक्षांश नहीं है। इसीलिए दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, जब हम इसमें से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहने का मतलब है 181 से हम 2 माइनस करेंगे तो 179। कितना आएगा, 179। तो व्रतों की संख्या कितनी होगी, 179। कितनी होगी, 179 व्रतों की संख्या होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना, 179 हो जाएगी। मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं ग्लोब देख रहा हूँ, फिर भारत को सेट करूँगा, भारत कहाँ पे है। ठीक है ना, भारत कहाँ पे है। तो हम एक चीज़ समझ रहे हैं, क्या जीएमटी लाइन समझ रहे हैं, साथ ही साथ हम देशांतर समझ रहे हैं, अक्षांश भी समझ रहे हैं। ये मेरे अक्षांश हैं, ये मेरे क्या है, अक्षांश। वो देशांतर कैसे हैं, इस तरीके से खड़े खड़े हैं। जैसे तरबूज देखा, तरबूज में कैसा होता है, खड़े खड़े देशांतर है ना, खड़ी खड़ी लाइन होती है, वो कैसे होते हैं, देशांतर होते हैं। ठीक, उसमें ऐसे नहीं होते हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं होते हैं, बट वर्टिकली आपको देखेंगे, उसमें लंबवत देखेंगे तो उसमें लाइनें खींची होंगी। तो ये मेरे क्या होते हैं, देशांतर होते हैं। और ये मेरे क्या होते हैं, अक्षांश होते हैं। ये बात अच्छे से समझ में आई आपको, ठीक है ना, ये चीज़ समझ रहे हो आप। ठीक, ये मेरे क्या है, अक्षांश है, ये मेरे क्या है, देशांतर है। तो देशांतर, देश का अंतर, मतलब देशों का अंतर। देशांतर को क्यों
कैसे समझेंगे? देश अंतर मतलब देशों का अंतर डिफरेंट भी निकाल सकते हैं यहाँ से। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझ रहे होगे, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं कि ये वाला आप ध्यान से देखिए, ये चीज़ देखना मुझे, ये मेरा विषुवत, ये मेरा क्या है? विषुवत रेखा वाली लाइन है। तो इसकी आदि हम देखें तो ये त्रिज्या है, एक तरीके से क्या है? मेरा त्रिज्या। ये पूरा मेरा क्या हो गया? व्यास हो गया। तो ये मेरी पूरी त्रिज्या हो गई। यहाँ से देखेंगे और ये देशांतर देखेंगे, इसके बीच में भारत यहाँ पे है। कहाँ है? भारत यहाँ कहीं पर है। भारत कहाँ पर है? भारत यहाँ कहीं पे एडजस्ट कर रहा है। ठीक, भारत कहाँ पे एडजस्ट कर रहा है? यहाँ कहीं पे एडजस्ट कर रहा है। मतलब ये देखेंगे तो नदन स्फीयर है, ये वाला पूरा क्या है? नदन स्फीयर, मतलब ये उत्तरी गोलार्ध है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध। और ये इतना नीचे मेरा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। ये मेरा उत्तरी गोलार्ध है। और उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में भारत एडजस्ट कर रहा है। कहाँ पे एडजस्ट कर रहा है मेरा भारत? मेरा इंडिया कहाँ पे एडजस्ट कर रहा है? उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में दिखाई दे रहा है। उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में है। ठीक, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो आप मेरा भारत का जो सिचुएशन है वो सिचुएशन कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में है। और उसका फिर और अगर हम एग्जैक्ट थोड़ा सा लोकेशन देखना चाहें तो 82.5 डिग्री यहाँ से आप समझ रहे होंगे क्या? यहाँ से मेरा जो IST निकल रही भारत के, वो IST कहाँ से निकल रही है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कहाँ है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक, भारत में IST, भारत का जो मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय, तो भारतीय मानक समय हमारा जो है वो कहाँ से माना गया है? GMT लाइन से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। ठीक, तो GMT लाइन मेरी कहाँ है? ये मेरी GMT लाइन है। मतलब GMT लाइन से हमारा टाइम सेट होते हैं। क्या सेट होते हैं? हर दुनिया के टाइम सेट होते हैं, क्योंकि इससे टाइम जोन बनाए गए हैं। तो टाइम जोन कितने बनाए गए हैं? टाइम जोन की अगर संख्या देखें तो 24 है। कितनी है? 24 है टाइम जोन की संख्या। पूरी टोटल संख्या कितनी है टाइम जोन की? तो 24 है। ठीक, जिसमें सबसे अगर टाइम जोन देखे जाएँ तो 11 टाइम जोन रूस में है, रशिया में है, जो आज बहुत ही चर्चा में है, रूस। ठीक, तो रूस में 11 टाइम जोन है। इसके बाद चाइना में काफ़ी टाइम जोन है। तो यहाँ पे हम टाइम जोन के अकॉर्डिंग ही टाइम सेट किए जाते हैं। तो भारत की भी टाइम किससे सेट हुआ है? GMT लाइन से सेट हुआ है। तो हमने उसको एक टाइम अपना अलग बना लिया है ना। यहाँ पे IST, तो IST के टाइम से बहुत सारे देश अगर देखें, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, ठीक है ना, नेपाल भी है, ठीक है ना, म्यांमार भी है, तो ऐसे पाकिस्तान भी है। तो हमारे पड़ोसी मुल्क जो लगे हुए देश, उनका भी IST जो टाइम है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग ही सेट किया गया हुआ। ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग से कोई इंडियन टाइम जोन सेट किया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक ही टाइम जोन से कई सारे देशों का टाइम सेट हुआ, घड़ियों का टाइम सेट हुआ है। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी अच्छे से। क्या मैंने देखा कि भारत की स्थिति कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में है। ठीक, पूर्वी देशांतर में। और वहाँ से कहाँ से, भारत से कौन सी रेखा गुजर रही है? यहाँ से अगर देखें तो भारत से यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है। कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा। ठीक, कितने? 23.5। कितना है? 23.5 डिग्री है ना, अक्षांश। और कैसा? नॉर्थ है ना, साउथ में नहीं है, नॉर्थ में है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ये चीज़ हम समझ रहे हैं कि देशांतर और अक्षांश, जब देशांतर अक्षांश हम समझ रहे हैं अच्छे से, तो ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि भारत की स्थिति कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या? 360 देशांतर है। टोटल अक्षांशों की संख्या हमने कितनी देखी? 181 है। संख्या कितनी है? 181। बट रियल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर व्रत कितने बनेंगे? वो 179 व्रत बनेंगे, क्योंकि दो यहाँ पे ये कोई मान नहीं होंगे। एक तरीके से बहुत पॉइंट है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं, रेखा नहीं है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे एक तो चीज़ हमें देशांतर समझना है, दूसरी मुझे अक्षांश से समझना है। सबसे पहले हमें देशांतर समझना है। देखिए, जो हमारे देशांतर हैं, जो हमारे देशांतर हैं, तो देशांतर की अगर दूरी देखें कि यहाँ पे एक देशांतर की अगर दूरी देखें तो एक देशांतर की दूरी कितनी है? 111.3 किलोमीटर। कितनी है? 111.3 किलोमीटर यहाँ पे मेरी देशांतर की दूरी है। अब अक्षांश की दूरी देखें तो एक अक्षांश बराबर कितना होता है मेरा? एक अक्षांश बराबर मेरा होता है 111 किलोमीटर। ठीक है ना, कितना होता है? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। देशांतर मेरा कितना होता है? 111.3 किलोमीटर। लगभग वो सेम ही हो जाता है। अक्षांश के बीच दूरी देखें, मतलब कहने का मतलब है कि ये एक देशांतर और एक देशांतर, इनके बीच की दूरी कितनी है?
111.3 किलोमीटर। और अगर अक्षांश की बात करें तो ये एक अक्षांश और ये एक अक्षांश, इनके बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। ठीक, इसकी कितनी है दूरी? दो अदेशांतरों के बीच में 111.3 किलोमीटर। ये बात आपको समझ में आई? अब पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है। पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है। ध्यान समझना, पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है। पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक रोटेशन कर रही है और रिवोल्यूशन कर रही है। रिवोल्यूशन मतलब घूम रही है, किसके? सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो उसे रिवोल्यूशन कहा जाएगा। क्या कहेगा? रिवोल्यूशन कहा जाएगा। एक होती घूर्णन गति और एक होती है मेरी क्या? परिक्रमण गति। तो परिक्रमा कर रही है, उसे हम कहते हैं क्या? रिवोल्यूशन। और रोटेशन जो पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूम रही है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, दो चीज़ें ध्यान रखना, दो गतियाँ हैं पृथ्वी की। ठीक, क्या है? रिवोल्यूशन और रोटेशन, घूर्णन गति और परिक्रमा करती है। तो परिभ्रमण भी कर रही है ना? परिभ्रमण भी कर रही है और है ना, यहाँ पर घूर्णन भी कर रही है। तो पृथ्वी की दो गतियाँ, रोटेशन और रिवोल्यूशन। ठीक, अब ये चीज़ ध्यान रखना। तो अगर पृथ्वी मेरी जो घूम रही है, ध्यान दीजिए, मेरी जो पृथ्वी घूम रही है, ठीक है ना, इस चीज़ को समझेंगे हम। यहाँ पे मुझे समझना है क्या? देशांतर क्लियर करना। क्या करना? देशांतर मुझे क्लियर करना है। तो हमने क्या बताया? एक देशांतर दूरी कितनी है? एक देशांतर दूरी कितनी है? 111.32 किलोमीटर इस तरह समथिंग रहता है। ठीक है ना? तो 111.32 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम ये देखना है कि एक देशांतर में घूमने, क्योंकि पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है, पृथ्वी इस तरीके घूम रही है, ऐसे नहीं घूम रही है पृथ्वी, इस तरीके से घूम रही है पृथ्वी। ठीक है ना? पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है। कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी घूम रही है। तो एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट लगता है एक देशांतर घूमने में। अक्षांश नहीं घूमने में, देशांतर घूमने में। ये चीज़ ध्यान रखना, देशांतर घूमने में टाइम लगेगा, क्योंकि पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है। तो इसके देशांतर ही तो कट होंगे, देशांतर तो निकलेंगे, ना कि ऐसे घूमेगी। ठीक है ना? पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है, पश्चिम से पूर्व घूम रही है। तो एक देशांतर घूमने पृथ्वी कितना मिनट लगता है? 4 मिनट लगता है। कितने मिनट लगता है? 4 मिनट लगता है। पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। तो आप हमें बताइए जल्दी से, 360 देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितने मिनट लगेगा? तो 1440 निकलेगा। कितना निकलेगा? 1440। कैसे? कि आप एक काम कर सकते हो, 360 देशांतर, जो एक देशांतर घूमने में 4 मिनट, तो 360 बराबर कितना हो जाएगा? तो उसमें क्या कर देंगे? 4 का गुणा कर देंगे। ठीक, तो जब 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1440 मिनट आ जाएगा। अब 40 मिनट में 1440 मिनट 60 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 24 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 घंटे। तो इसका टाइम कितना आएगा? 24 घंटे आया। ये बात समझ में आई? इसीलिए हमारे टाइम जोन कितने हैं? 24 टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है? 24 टाइम जोन है पूरी दुनिया में। कितने टाइम जोन है? आपको याद रखना, 24 टाइम जोन है। अब उसका एक टाइम जोन भारत में भी है। ठीक, तो भारत में टाइम जोन है, लेकिन भारत का जो मानक समय है वो जीएमटी लाइन से 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे। आप लोग पढ़ते होंगे कि जो यामोत्तर लाइन है हमारी, जो है ना, वो जीएमटी लाइन से कितना है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक, क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो 24 घंटे समझ में आया आपको? कैसे आ रहा? ऐसे आ रहा। ठीक, इस चीज़ को आपको याद रखना। आगे बढ़ रहे हैं। अब ये मुझे समझते हैं कि भारत को हमने कहाँ देखा सेट किया था? उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर भारत मेरा है। उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर हमारा भारत सिचुएटेड है। वेरी सिचुएटेड माई इंडिया। माई इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न स्फीयर ऑफ, है ना, ईस्टर्न, है ना, लॉन्गिट्यूड। तो आपको याद रखना है लैटिट्यूड में। ठीक है ना? तो यहाँ पे चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, तो अब हमने क्या देखा है कि 360 हमने देखा देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 24 घंटे लगता है। कितना लगता है? 24 घंटे लगता है। फिर हमने कहा कि भारत का जो समय है, किसका समय? भारत का जो समय है वो जीएमटी लाइन से, किससे? जीएमटी लाइन से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। कितना है? 5.5 घंटे आगे। तो ये कैसे होगा? इसको समझते हैं 5.5 घंटे कैसे। देखिए यहाँ पे मेरा जीएमटी लाइन
से मेरा कितने आगे है 5.5 घंटे। मतलब जो मेरी जीएमटी लाइन है, यहाँ कहीं जीएमटी लाइन होगी, यहाँ कहीं होगी। अगर इसको परपेस से देखें, यहाँ पे इसके पैरेलल में यहाँ देखें तो जीएमटी लाइन मेरी यहाँ कहीं होगी। मान लिया मैंने यहाँ पे, ठीक, तो जीएमटी लाइन मेरी कहाँ पे होगी, तो यहाँ से कितना घंटा 5.5 घंटे। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो 82.5 में आप क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे और फिर क्या करेंगे, 6 का भाग कर देंगे, आ जाएगा। ठीक, इसको निकालेंगे, अगर इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 5 20, 4 दूनी 8, 2 10, एक पॉइंट लगा दीजिए, 4 8 32, 1 33। तो इसमें किसका भाग कर देंगे, 6 का, तो निकल आएगा 6 5 30, फिर 6 5 30, मतलब 5.5 घंटे। 5.5 मतलब यहाँ पे 5.5 है। ठीक, तो कितना निकल आएगा, 5.5 घंटे मेरा, है ना, जीएमटी लाइन से क्या है, आगे का समय है मेरा। ये समय जो है ना, जीएमटी लाइन से कितना आगे, 5.5 घंटे आगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ सिस्टम समझ में आ गया, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। इसका सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से। अब एक चीज़ और समझना है मुझे खास, वो क्या समझना है, इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, 1 मिनट। ये चीज़ हमने समझ ली है कि भारत की स्थिति कहाँ पे है। हमने क्या समझा है, देशांतर और अक्षांश कैसे उसका डिफरेंट है, कैसे उसका समय हमने निकाला है, टाइम जोन को समझा है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं कि जब हमने आईएसटी को समझ लिया है, थोड़ा सा इसको और भी समझ लेते हैं। क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो ये जो जीएमटी लाइन है, ये मेरी आईएसटी है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसका क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय से हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में है तो भारत का ही नाम रहेगा उसमें, भारतीय, है ना, मानक समय। तो भारतीय मानक समय जो मेरी यहाँ पे अगर देखेंगे, ये जो लाइन निकल रही है, ये जो है ना, कहा जाता है कि ये जो लाइन निकल रही है वो कितने राज्यों से निकलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि जो भारतीय मानक समय है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो आपको याद रखना है, जो मेरी भारतीय मानक समय है वो 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे मेरा इलाहाबाद है, तो ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। सबसे पहली चीज़ देखना मुझे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। बेटा इलाहाबाद में कहाँ से, नैनी से। जैसे हमने देखा था जो जीएमटी लाइन थी वो लंदन के ग्रीनविच जगह से निकलती है, उसी तरीके से ही इलाहाबाद के नैनी से निकलती है। फिर बेटा इलाहाबाद से आगे बढ़ेंगे तो एमपी मिलेगा, ठीक, एमपी मिलेगा। एमपी के बाद फिर हम देखेंगे इसमें क्या मिलेगा, मेरा छत्तीसगढ़ मिलेगा। कौन सा मिलेगा, छत्तीसगढ़ मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के बाद क्या मिलेगा, उड़ीसा मिलेगा। उड़ीसा के बाद क्या मिलेगा मुझे, आंध्र प्रदेश मिलेगा। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 कितने राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है मेरी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक समय, कितने राज्यों गुजरता है, 5 राज्यों। तो ये आपको याद रखना। और इलाहाबाद के कहाँ से गुजर रही, नैनी से गुजर रही। कहाँ से गुजर रही, नैनी से गुजर रही। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ये लाइन कहाँ से गुजरती है। चलिए आइए अब हम थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, दूसरी चीज़ें समझते हैं जो खास इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए। बहुत एकदम, है ना, मैजिकल चीज़ें हैं, आपको समझ में आएंगी। अब एक चीज़ मुझे और समझना है, वो खास इंपॉर्टेंट समझना है, वो ये समझना है कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप
यहाँ पे देखेंगे क्या द्वीप, ये मेरा अंडमान निकोबार है, और इधर मेरे द्वीप अगर देखेंगे तो आपको छोटे छोटे द्वीप यहाँ दिखाई देंगे, जिसे कहा जाता है क्या, लक्षद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लक्षद्वीप। ठीक, लक्षद्वीप ये द्वीप है, ये मेरा कौन सा है, अंडमान निकोबार। कौन सा है, अंडमान निकोबार। यहाँ पे आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार। ठीक, इधर साइड वाला अगर देखेंगे यहाँ से तो अंडमान है ना, इधर क्या है मेरा, निकोबार है। ये मेरा लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। मैं राजधानी पे चेक यहाँ पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मेनली यहाँ पे हम सिचुएशन देख रहे हैं। तो मेरा अंडमान निकोबार है। ठीक, ये मेरा क्या, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावरत्ती है, कावरत्ती। तो आपको ये याद रखना, अभी राजधानी वगैरह नहीं फोकस कर रहे हैं हम, मेन चीज़ सिचुएशन इसका देख रहे हैं, स्थिति देख रहे हैं। तो बेटा ये मेरा अंडमान निकोबार है, ये मेरा क्या, भारत है। तो ये भारत की मुख्य भूमि है। यहाँ पे केप कमोरिन वाला क्षेत्र कौन सा है, केप कमोरिन, केप कमोरिन। यहाँ पे देखेंगे तो कन्याकुमारी, क्या है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। तो यहाँ पे भारत का देखेंगे चीज़ को सेके, ये लास्ट में मेरा क्या है, कन्याकुमारी है। लेकिन हम भारत का सबसे लास्ट बिंदु देखते हैं, वो क्या है, और सबसे उत्तर में भारत के कौन सा बिंदु है उसको देखेंगे, और सबसे पश्चिम में जो बिंदु है उसको में देखेंगे, और सबसे पूर्व में जो बिंदु है वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हम देख रहे हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। तो क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं भारत एक परिचय है, तो भारत एक परिचय में वो कॉन्सेप्ट पहले समझ रहे हैं जो हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट, फिर इसके बाद आगे एक एक स्टेप बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो है ना इंदिरा पॉइंट है, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना, प्राचीन काल में से पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते थे। क्या बोलते थे, पिग्मेलियन पॉइंट, आपको याद रखना, पिग्मेलियन पॉइंट, इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। अब सबसे उत्तर में कौन सा है वो देखते हैं। सबसे उत्तर में अगर देखें तो यहाँ पे मेरा मिलेगा इंदिरा कॉल। ठीक, और यहाँ पे सबसे पश्चिम में कौन सा है, गौर मोथा। और यहाँ पे सबसे पूर्व में देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में तो किवुथु होगा। कौन सा होगा, किवुथु। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये किस अक्षांश पे हैं, किस अक्षांश पे, देशांतर नहीं, हम अक्षांश पे देखेंगे किस अक्षांश पे हैं। तो ये मेरे इस तरीके से अक्षांश होंगे, मेरे क्या होंगे, अक्षांश होंगे इस तरीके से, किस अक्षांश पे हैं, किस अक्षांश पे है, देशांतर नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 36 अंश 7 मिनट। ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो 97.25। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे 68.6, कितना होगा। ठीक, और यहाँ पे अगर देखेंगे 6 डिग्री 4 मिनट, यहाँ कितना था, 97 डिग्री 25 मिनट, यहाँ कितना था, 68 डिग्री और 6 मिनट। ठीक, यहाँ पे कितना हमने देखा, 6 डिग्री 4 मिनट, कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पे कितना है, 8 डिग्री, यहाँ पे क्या है, मुख्य भूमि से 8 डिग्री और 4 मिनट। समझ में आ रही बात मेरी, डिग्री मतलब अक्षांश है, यहाँ पे अक्षांश हैं। सबसे पश्चिम में अक्षांश देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक अक्षांश गुजर रहा है, ठीक है ना। और सबसे यहाँ पे सब बीच में देख रहे हैं, बीच में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भारत के बीचों बीच में एक तरीके से दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि गुजरात वाला इलाका है, गुजरात में है, कहाँ पे, गुजरात। और ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। और ये कौन सा है, लद्दाख है, कौन सा है, लद्दाख इस समय वर्तमान काल में। और यहाँ पे मेरा अंडमान निकोबार, तो निकोबार में आएंगे। सबसे लास्ट में बिंदु कौन सा है मेरा, इंदिरा पॉइंट। और ये कौन सा मेरा, इंदिरा कॉल। ये कौन सा मेरा, किवुथु। ये मेरा कौन सा है, गौरमोथा। ठीक, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्योंकि अभी हम देशांतर समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं, देशांतर समझा हमने। क्या समझा, देशांतर। तो देशांतर हमने ये समझा है कि टाइम कैसे निकालेंगे। तो टाइम निकालने का यहाँ पे प्रोसेस है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो 68
डिग्री 6 मिनट है। अगर हम ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है और पश्चिमी बिंदु के बीच में कितने देशांतर का अंतर है, साथ ही साथ कितना टाइम लगेगा सूर्य की किरणें पहुंचने में, क्योंकि सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, जापान में, इसलिए उसे नेप्पो देश कहते हैं, जापान को। तो जापान से, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है, तो सबसे पहले किरणें किस पे पड़ेंगी, पूरब पड़ेंगी। तो सबसे पहले पूरब किरणें पड़ेंगी। मान लीजिए सपोज दैट कि अगर सुबह अगर 5:30 बज रहा है, 5:30 बजे अरुणाचल प्रदेश सूर्य निकलता है, तो 7:30 बजे सूर्य कहाँ निकलेगा, गुजरात में निकलेगा। को लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता। तो इस 2 घंटे का समय अगर निकालना चाहे तो उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए वहाँ से इससे इसको माइनस कर देंगे, ठीक। जो वैल्यू आ जाएगी उसमें हम 4 का गुणा कर देंगे और क्या करेंगे, 6 का भाग कर देंगे, तो टाइम निकल आ जाएगा, ठीक। लगभग अगर आप निकाल के इसको देखेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे, किससे, इससे इसको माइनस कर देंगे, तो उसमें लगभग 158 मिनट समय आएगा। तो लगभग कितना, 2 घंटे का अंतर आएगा। कितना आएगा, 2 घंटे का। आप कर लेंगे इसको, इससे इसको माइनस कर देंगे, जो आएगा उसमें 4 का गुणा कर देंगे, 6 का भाग कर देंगे, तो मेरा टाइम निकल आएगा 158 मिनट, लगभग 156 मिनट के आसपास आएगा। 158 नहीं आएगा, 156 मिनट के आसपास आएगा। तो आप इस चीज़ को देखेंगे, 2 घंटे का समय लगेगा। यहाँ से सूर्य की किरणों का कितना, 2 घंटे ट्रेवल करेंगी। सूर्य की किरणें यहाँ पड़ी, यहाँ सुबह हुआ 5:30 बजे, यहाँ सुबह हो गई, लेकिन यहाँ 7:30 बजे सूर्य निकलेगा। तो 2 घंटे का अंतर आएगा, ट्रेवल करेगा, क्योंकि पृथ्वी घूम भी रही है पश्चिम से पूर्व, तो समय लगेगा ना यहाँ पे। तो इसलिए ये टाइम निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ का टाइम कितने घंटे का अंतर निकलेगा, 2 घंटे का निकलेगा अंतर, ठीक। कितने घंटे का, लगभग 2 घंटे का। तो ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है ना, क्लियर समझ में आ रहा। अच्छा, अब एक बात और धीरे धीरे समझते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ हमने समझ ली है, अब एक एक कंसेप्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। कई सारे सवाल आ सकते हैं भारत के बारे में। भारत के बारे में आ सकता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल, ये ध्यान रखना, ये लंबाई ध्यान रखना, ऐसी लंबाई और ऐसी लंबाई, ठीक। ऐसी लंबाई आपकी अगर देखेंगे तो लगभग यहाँ से आएगी 3200 समथिंग किलोमीटर, याद रखना है, क्योंकि एग्जैक्ट याद करने की जो ना, लगभग 3200 है। और ऐसी लंबाई अगर देखेंगे आप, ऐसी लंबाई देखेंगे 3200 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा है, ठीक है ना। और अगर ऐसी लंबाई देखेंगे तो लगभग 2900 किलोमीटर है। कितनी है, आप 32-29 ये आंकड़ा याद रखेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू याद करने की कोशिश मत करें, एग्जैक्ट वैल्यू आप भूल जाएंगे। तो इसलिए आप लगभग याद रखें। कितना, ऐसी कितनी है 3200 और ऐसी कितनी है 2900, ठीक, क्लियर। ऐसी कितनी है, उत्तर से दक्षिण 3200 किलोमीटर, ऐसी कितनी है 2900। तो लगभग वैल्यू याद रखेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद रखेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई वो है लगभग कितनी, हमने यहाँ पे याद करना है 3200 किलोमीटर। और अगर हम याद करेंगे पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम अगर याद करेंगे तो 2900 किलोमीटर है। दूसरी चीज़, एक और आंकड़ा याद रखना कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल याद करेंगे कैसे, तो इसे याद करेंगे 32, 87, 263। तो अगर 263 आप याद नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं, तो 32, 87 आप 200 याद कर लीजिए। कितना याद कर लीजिए, 32, 87, 200 वर्ग किलोमीटर। क्या, वर्ग किलोमीटर। भाई 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर है। तो हमने उसको क्या, एग्जैक्ट नहीं, लगभग में याद रखना, 32, 87 है ना, 200 वर्ग किलोमीटर। तो ये भारत का क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक। अब ये जो क्षेत्रफल है बेटा, ये जो क्षेत्रफल है वो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल में कितना परसेंट है। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में है। तो 2.43% है। कितना परसेंट है, 2.43। जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल में कितने परसेंट है, 2.43% है। ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, अगर ये पूछा जाए कि भारत क्षेत्रफल में तो इतना है, लेकिन क्षेत्रफल की 10 से चौथा देश है, तो आपको याद रखना 7वां देश है। कौन सा देश है मेरा, कौन सा देश है, 7वां देश। अगर इस चीज़ को और थोड़ा समझना है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में 7 बड़े देश आपको याद रखने होंगे। तो उसमें सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, उसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका रूस, कनाडा, अमेरिका, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर कौन आ जाएगा, भारत, ठीक। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत कौन सा देश है, 7वां देश है। सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। कौन सा है, रूस है,
ठीक। दूसरा कौन सा है? कनाडा है। तीसरा कौन सा है? यूएसए है। चौथा कौन सा? चीन। पांचवा कौन सा? ब्राज़ील। और छठा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सातवां कौन सा है? भारत। अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या यहाँ पे 141 करोड़ है और भारत में कितनी है? 125 करोड़। ठीक, किसके अकॉर्डिंग? 2011 के सेंसस, जो 2011 की जनगणना उसके अकॉर्डिंग देख रहा। और ब्राज़ील की जनसंख्या यहाँ पे जो भी होगी लगभग 14-15 करोड़ है, तो आपको याद रखना है। ठीक, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से ये लगभग 20 करोड़ के आसपास होगी, देख लेना। ठीक, कनाडा की बहुत कम है ना। और अमेरिका की कितनी है? 30 करोड़ है। कितनी है? 30 करोड़। ठीक, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगी 3.4 करोड़ समथिंग जनसंख्या यहाँ पे। तो इस तरीके से जनसंख्या को आप देख लेना। रूस क्षेत्रफल में क्या है? रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, अमेरिका, भारत। तो क्षेत्रफल के हिसाब से, और क्षेत्रफल में कितना है? 2.43% है। एक चीज़ ध्यान रखना, भारत की जो क्षेत्रफल है ना, भारत का जो क्षेत्रफल है, ठीक, और उससे तिगुना क्षेत्रफल किसका है? अमेरिका का है। 3 गुना किसका है? क्षेत्रफल हमसे कितना? 3 गुना अधिक किसका है? अमेरिका का। लेकिन वहीं जनसंख्या अगर देखें तो जनसंख्या हमारी, भारत की जनसंख्या है ना, अमेरिका से कितनी है? 4 गुना ज़्यादा है। हमारी जो जनसंख्या है वो अमेरिका से कितनी गुना है? 4 गुना अधिक है। लेकिन अमेरिका का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल से 3 गुना है। अमेरिका का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से 3 गुना है, और भारत की जनसंख्या अमेरिका की जनसंख्या से 4 गुना अधिक है। यहाँ पे 3 गुना क्षेत्रफल अधिक है यूएसए का भारत से, और जनसंख्या भारत की 4 गुना अधिक है किससे? यूएसए से। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि 30 करोड़ 3 चौक 12, 120, 4 गुने से ज़्यादा ही है भारत की जनसंख्या किससे? यूएसए के। संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या से हमारी जो जनसंख्या है वो 4 गुना अधिक है, और यूएसए का जो क्षेत्रफल है हमारे क्षेत्रफल से 3 गुना अधिक है। तो इस चीज़ को आप याद रखना है, ठीक है ना। ये क्षेत्रफल हो गया। ठीक, तो आई होप आपको समझ होगी। ज़्यादा लंबी क्लास खींच रही है, ठीक है ना। आज हम लोग यहीं रखते हैं और इसको कल से फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जय हिंद।